गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। निर्मल स्कूल की राजनीति विज्ञान विषय के ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। देखिए, कक्षा 12 के राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत खंड ब भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का पहला लेसन भारतीय संविधान की विशेषताओं के संदर्भ में हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपने विगत क्लास के अंतर्गत पढ़ा था कि संविधान क्या है। संविधान देश की आधारभूत विधि है जिसके अनुसार देश की शासन व्यवस्था का सुव्यवस्थित रूप से संचालन किया जाता है। संविधान नियमों, विनियमों एवं कानूनों का संग्रह होता है, देश की आधारभूत विधि होता है। संविधानों के संदर्भ में हम देखें तो संविधान दो प्रकार के हो सकते हैं, एक लिखित संविधान, एक अलिखित संविधान। भारत का संविधान लिखित संविधान है, जबकि ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। भारतीय संविधान की विशेषताओं के संदर्भ में हम बात करें तो भारतीय संविधान की पहली विशेषता, भारत का संविधान संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान के होने का आशय यह है कि भारत का संविधान भारत की जनता के द्वारा निर्मित है, किसी विदेशी शक्ति के द्वारा भारत पर यह संविधान जबरदस्ती थोपा नहीं गया है। अर्थात भारत के संविधान का निर्माण भारत के जनता के द्वारा किया गया है, इसलिए भारतीय संविधान को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें तो भारतीय संविधान की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता होती है संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में हम देखें तो प्रस्तावना की प्रेरणा अमेरिका के संविधान से ली गई है, जबकि इसके भाषा की भावना पर ऑस्ट्रेलिया के संविधान का प्रभाव दिखाई देता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, प्रस्तावना को संविधान की उद्देश्य का भी कहा जाता है। प्रस्तावना के संदर्भ में के मुंशी के द्वारा कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक कुंडली है। नेक्स्ट विशेषता की ओर हम बात करें तो भारत का संविधान जो है निर्मित एवं लिखित संविधान है। निर्मित एवं लिखित संविधान यानी कि भारत के संविधान का निर्माण भारतीय जनता के द्वारा किया गया है। संविधान के निर्माण का लेखन का जो कार्य था, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 से शुरू हुआ। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर के तैयार हो गया। भारतीय संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी विक्रमी संवत 2006 को भारत का संविधान स्वीकार कर लिया गया। अर्थात भारत का संविधान निर्मित एवं लिखित संविधान है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की विशेषताओं के संदर्भ में हम बात करें तो भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा संविधान, विश्व का सबसे बड़ा संविधान। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान इसलिए है क्योंकि भारत के संविधान के अंतर्गत 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं एवं 12 अनुसूचियां हैं।
हम देखें कि अमेरिका का संविधान विश्व के सबसे छोटे लिखित संविधानों में माना जाता है, क्योंकि अमेरिकी संविधान के अंतर्गत मात्र 7 अनुच्छेद हैं। अर्थात कहा जा सकता है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा क्या सा संविधान है। भारतीय संविधान की नेक्स्ट विशेषता के संदर्भ में हम बात करें तो भारत का संविधान जो है वह संसदीय शासन व्यवस्था के स्वरूप को ग्रहण किए हुए। नेक्स्ट विशेषता की हम बात करें तो संसदीय शासन। संसदीय शासन के अंतर्गत यानी दोहरी कार्यपालिका होती है। कैसी कार्यपालिका होती है? दोहरी कार्यपालिका। जैसा कि प्रिय विद्यार्थियों, आपने कक्षा 11 के अंतर्गत अध्ययन किया था कि दोहरी कार्यपालिका के अंतर्गत एक नाम मात्र की कार्यपालिका होती है। एक कैसे होती है? नाम मात्र की कार्यपालिका। और एक कार्यपालिका होती है वास्तविक कार्यपालिका। भारत के संदर्भ में हम बात करें तो भारत में नाम मात्र के कार्यपालिका प्रमुख अर्थात भारत का संवैधानिक प्रधान होता है भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति अर्थात देश की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित होती है, जबकि व्यवहारिक रूप में शक्तियों का जो क्रियान्वयन करता है वह भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिमंडल। प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल है भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का संचालन करता है। अर्थात भारत में संसदीय शासन व्यवस्था के स्वरूप को अपनाया गया है। भारत में संसदीय शासन के जो प्रेरणा ली गई है ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। किस देश के संविधान से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से इसके भारत के संविधान में प्रेरणा ली गई है। आपने देखा कि संसदीय शासन के अंतर्गत कार्यपालिका कैसी होती है? दोहरी कार्यपालिका होती है। और दोहरी कार्यपालिका के अंतर्गत नाम मात्र और एक वास्तविक। ब्रिटेन के अंतर्गत हम देखें तो वहाँ पर नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख वहाँ का सम्राट या सम्राज्ञी होती है, जबकि भारत में नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख अर्थात भारत का संवैधानिक प्रमुख भारत का राष्ट्रपति होता है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख भारत में प्रधानमंत्री होता है। अर्थात संसदीय शासन व्यवस्था भी भारतीय संविधान की क्या है? विशेषता है। भारतीय संविधान के संदर्भ में हम और अग्रिम विशेषताओं पर विस्तार से चर्चा करें तो हम पाते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत यानी संघात्मक व एकात्मक शासन, संघात्मक व एकात्मक शासन का संयोग, संघात्मक व एकात्मक शासन का संयोग। हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जिस शासन व्यवस्था के स्वरूप अपनाया गया है उसमें संघात्मक शासन के साथ साथ एकात्मक शासन के लक्षण भी परिलक्षित होते हैं। भारतीय शासन व्यवस्था के स्वरूप के अंतर्गत हम देखें कि संघात्मक शासन के जो लक्षण हैं उन संघात्मक शासन के लक्षणों के अंतर्गत संघात्मक शासन का पहला लक्षण जो होता है वह है यानी शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के मध्य में विभाजन होना। भारतीय संविधान के अंतर्गत हम देखें तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची के अंतर्गत साहब? 7वीं अनुसूची के अंतर्गत शक्तियों का विभाजन किया गया है। 7वीं
अनुसूची 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के मध्य में शक्तियों का विभाजन किया गया है, जिसे मूल रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक संघ सूची, दूसरी राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। देखिए, संघ सूची के अंतर्गत उन विषयों को शामिल किया जाता है जिन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति संघ सरकार अर्थात भारत की केंद्र सरकार की होती है, अर्थात राष्ट्रीय महत्व के विषय इसमें शामिल किए जाते हैं। इसके अंतर्गत कई महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया है, जिसमें हम देखें तो महत्वपूर्ण विषयों के अंतर्गत जैसे है रेलवे राष्ट्रीय सुरक्षा है, विदेशी मामले, रेलवे राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी मामले आदि संघ सूची के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट होती है राज्य सूची। तो राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का जो काम करती है, वह राज्य सूची के विषयों पर कानून राज्य सरकार बनाती है। इसके अंतर्गत कई महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया जाता है, जैसे स्थानीय स्वशासन, जिसे हम कह सकते हैं पंचायती राज। तो पंचायती राज राज्य सूची का विषय है, जबकि राजस्व मामले जो हैं, इसे भी राज्य सूची के अंतर्गत शामिल किया जाता है और इन पर कानून बनाने की शक्ति भारत की राज्य सरकारों की होती है, स्टेट गवर्नमेंट की होती है। समवर्ती सूची के अंतर्गत वे विषय शामिल होते हैं जिनमें कानून बनाने का अधिकार भारत की केंद्र सरकार के साथ साथ भारत की राज्य सरकारों को होता है, अर्थात सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स इन विषयों पर कानून बना सकती हैं। समवर्ती सूची के अंतर्गत जिन विषयों को शामिल किया गया उनके कुछ उदाहरण इस प्रकार से हो सकते हैं, जैसे शिक्षा है, पर्यावरण, वन्यजीव, मापतोल के साधन वगैरह इसी के अंतर्गत शामिल होते हैं। तो समवर्ती सूची के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। शिक्षा, पर्यावरण, वन्यजीव जैसे कई विषयों को इसके अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। अर्थात भारतीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत जिस स्वरूप को अपनाया गया है उसमें संघात्मक शासन के लक्षणों में एक बार पुनः हम देखें कि शक्तियों का विभाजन किया गया भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत, जिसमें मुख्यतः 3 विषय हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के अंतर्गत कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार का, रेलवे, राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी मामले जैसे विषयों को शामिल किया गया है, जबकि राज्य सूची पर राज्य सरकारें कानून बनाएंगी। स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज संबंधी मामले इसमें शामिल होते हैं और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दोनों ही सरकारें करेंगी, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार। शिक्षा, पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव। अर्थात कहने का आशय हुआ कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघात्मक शासन के लक्षण मौजूद हैं, इसलिए भारतीय शासन व्यवस्था को संघात्मक शासन व्यवस्था कहा जा सकता है। लेकिन साथ साथ संघात्मक शासन के साथ साथ भारत में एकात्मक शासन के लक्षण भी दिखाई देते हैं, इसलिए कहा जा सकता है कि भारत में संघात्मक एवं एकात्मक शासन का एक अनोखा संयोग है, एक अद्भुत संयोग है, एक अद्भुत मिश्रण है। तो हम गौर करें कि भारत में एकात्मक शासन के लक्षण कौन कौन से दिखाई देते हैं। तो एकात्मक शासन व्यवस्था के लक्षणों में हम चर्चा करें तो उसका पहला लक्षण होता है एकहरी नागरिकता। एकहरी नागरिकता का होना, यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत एकहरी नागरिकता के स्वरूप को अपनाया गया है। दोहरी नागरिकता को भारत के संविधान में स्वीकार नहीं किया गया। हम सब भारतीय हैं,
है ना। तो इकहरी नागरिकता को अपनाया गया है, जो कि एकात्मक शासन का लक्षण है, क्योंकि शक्तियों का केंद्रीकरण यदि केंद्र सरकार के पक्ष में हो, केंद्र सरकार की ओर झुका हुआ हो, संघ सरकार की ओर झुका हुआ हो, तो वो एकात्मक शासन का लक्षण होता है। दूसरे हम देखें कि अवशिष्ट मामलों का, अवशिष्ट मामलों का केंद्र के पक्ष में होना, केंद्र के पक्ष में होना, यानी अवशिष्ट विषय उन विषयों को कहते हैं जिन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भारत की संघ सरकार को होता है, और वे विषय यानी संघ, राज्य और संवर्ती, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, संघ, राज्य एवं संवर्ती इन तीनों ही सूचियों में जो शामिल नहीं होते, इनमें क्या नहीं होते, वे शामिल नहीं। यदि कोई विषय संघ, राज्य और संवर्ती सूची किसी भी सूची में शामिल नहीं है तो उस विषय को कैसा विषय कहा जाएगा, अवशिष्ट विषय। यदि कोई विषय संघ, राज्य और संवर्ती सूची में शामिल नहीं है तो उसे अवशिष्ट विषय कहा जाता है। जैसे साइबर अपराध, जैसे क्या है, साइबर अपराध। साइबर अपराध किसके अंतर्गत आता है, अवशिष्ट विषय के अंतर्गत आता है। तो अवशिष्ट विषय जो होते हैं, इन पर कानून बनाने का काम कौन सी सरकार करती है, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार इन विषयों पर क्या बनाती है, कानून बनाती है। तो अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार को प्रदान की गई है, अर्थात राज्य सरकारें इन विषयों पर कानून नहीं बना सकती हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि यह भी एकात्मक शासन का क्या है, लक्षण है। दूसरी हम चर्चा करें तो भारत के संविधान में एकात्मक शासन का तीसरा महत्वपूर्ण जो लक्षण दिखाई देता है, वह तीसरा लक्षण है आपातकाल के दौरान। किसके दौरान, आपातकाल के दौरान एकात्मक व्यवस्था का होना, एकात्मक व्यवस्था का होना। क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत यदि देश में आपातकाल की घोषणा होती है तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत शासन व्यवस्था एकात्मक हो जाती है, अर्थात यानी एकात्मक शासन का महत्वपूर्ण लक्षण यह भी होता है, क्योंकि इस स्थिति में केंद्र सरकार के हाथ में शासन व्यवस्था आ जाती है। तो आपातकाल के दौरान एकात्मक व्यवस्था का होना भी कैसे शासन का लक्षण होता है साहब, एकात्मक शासन का लक्षण होता है ना। नेक्स्ट, शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में होना। शक्तियों का विभाजन जो किया गया है वह केंद्र सरकार के पक्ष में किया गया है। शक्तियों का विभाजन केंद्र सरकार के पक्ष में किया गया है, और शक्तियों का विभाजन केंद्र सरकार में पक्ष में किया गया। कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय महत्व के जो विषय हैं, उन राष्ट्रीय महत्व के विषयों को भी यानी केंद्र सरकार को सौंपा गया है, राज्य सरकारों को नहीं सौंपा गया है। अर्थात केंद्र सरकार को इसमें अधिक शक्तिशाली यानी विशेष महत्व दिया गया है। इसलिए ये भी एकात्मक शासन के क्या होते हैं, लक्षण होते हैं। भारतीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत संघात्मक एवं एकात्मक दोनों ही शासन व्यवस्थाओं के लक्षण परिलक्षित होते हैं। इसलिए केसी हेयर के द्वारा भारतीय शासन व्यवस्था को अर्ध संघात्मक शासन की संज्ञा दी गई है। अर्ध संघात्मक, केसी हेयर कहते हैं कि भारतीय जो शासन व्यवस्था है अर्ध संघात्मक शासन व्यवस्था, केसी हेयर के द्वारा भारतीय शासन व्यवस्था को अर्ध संघात्मक शासन की संज्ञा दी गई है। क्योंकि अर्धसंघ इसलिए कहा है क्योंकि संघात्मक एवं एकात्मक दोनों ही शासन व्यवस्थाओं के लक्षण इसमें परिलक्षित होते हैं। भारतीय संविधान के अगले विशेषता की ओर हम चर्चा करें तो उसमें इसके महत्वपूर्ण
जो विशेषता है उसको हम गौर करें तो उसमें देखें हम कि मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकारों को भी महत्व दिया गया है। यानी मूल अधिकार क्या है कि देश के नागरिकों के सर्वांगीण एवं चहुमुखी विकास के लिए प्रदान किए गए वे अधिकार जिन्हें किसी सभ्य देश में मान्यता प्रदान की जाती है एवं नागरिकों के उत्थान में वो सहायक होते हैं तथा अभियुक्त जो है इनकी सुरक्षा के लिए न्यायालय में शरण ले सकता है, मूल अधिकार कहलाते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों की प्रेरणा अमेरिका के संविधान से ली गई है। भारत के मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, जबकि वर्तमान संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आर्टिकल 31 में उल्लेखित संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया। मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तार से चर्चा अग्रिम लेसन के अंतर्गत हम करेंगे। अन्य विशेषताओं पर हम गौर करें तो नीति निर्देशक तत्व, तो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत हम देखें तो भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 4 में, भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद संख्या 36 से लेकर के 51 तक, अनुच्छेद संख्या 36 से लेकर के 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। अब नीति निर्देशक तत्वों का जो प्रावधान किया गया है वो लोक कल्याणकारी राज्य की दिशा में किया गया है, लोक कल्याण राज्य की स्थापना करने के उद्देश्य से किया गया है। नीति निर्देशक तत्व क्या है? नीति निर्देशक तत्व इस प्रकार के तत्व होते हैं कि राज्य अपनी नीतियां बनाते समय जिनसे प्रेरणा ग्रहण करे कि राज्य को ऐसा करना चाहिए। तो नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान लोक कल्याण राज्य की स्थापना करने के उद्देश्य से भारतीय संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक किया गया है। नेक्स्ट हम देखें कि मूल कर्तव्य, जैसा कि आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। नेक्स्ट हम क्लास के अंतर्गत देखते हैं। थैंक यू।